हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अभी तक अपने करंट अफेयर्स के इश्यूज को लेकर आगे बढ़ चुके हैं। मैंने सारे के सारे 6 महीने से प्लस मंथ के वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। इसके साथ साथ में दोस्तों मैंने बायोलॉजी के अपने जो जीएस पार्ट का जो बायोलॉजी पूछा जाता है उसके भी काफ़ी वीडियोज़ मैंने उस पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। At the same time, I had uploaded all the videos of related to population. सेंसस 2011 से जुड़े हुए जितने मेरे वीडियो थे उसको भी मैंने अपलोड कर दिया है। उसके साथ साथ मैंने उसमें उत्तर प्रदेश खास करके जो स्टेट स्पेसिफिक है, क्योंकि इसके एग्जाम का अनाउंसमेंट हो चुका था। जो भी होता है कोरोना को लेकर के आगे डेट जैसी बढ़ती है, बट फॉर दैट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैंने सारे के सारे वीडियोज जो हैं सेंसस यूपी का उसको भी अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों, इसी फहरिस्त में आज हम लोग अपने नए इश्यूज को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं और आज जो मेरा सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी को लेकर के, यानी कि इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था को लेकर आज मैं आगे बढ़ने वाला हूं। तो दोस्तों, आज आप मेरे साथ बने रहिए और एक एक करके मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपके कोई भी प्रश्न हो, चाहे यूपीएससी में पूछा जाए या यूपी पीसीएस या किसी अन्य स्टेट में पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन बाहर मेरे लेक्चर से नहीं जाने वाला। इसकी मैं पूरी और पूरी भरसक कोशिश करके आपको डिलीवर करने वाला हूं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और अद्भुत लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा, जिससे आपको वीडियो मिलते रहे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग अपने लेक्चर को आज चालू करते हैं, जो कि है भारतीय राज व्यवस्था। और जब राज व्यवस्था की बात की जाती है तो पहला प्रश्न आता है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है, राज व्यवस्था जो वो भारत में चालू कब से हुआ है। तो आप ये भली बात जानते हैं कि इंडिया हैज बीन रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स फॉर मोर देन 190 इयर्स इन इंडिया के। तो वहां पर क्या हुआ था कि लेकिन उनका जो आना हुआ तो उन्होंने 190 साल से ज्यादा किया है, बट एट द सेम टाइम उनका आना जो भारत में हुआ है वो काफी साल पहले से रहा है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को ही जानते हैं। इसीलिए हेडिंग में जो डालने वाला हूं वो है कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो हेडिंग हमारी है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी जो संविधान बनने की जो एक इतिहास है उसको मैं शामिल कर रहा हूं। दोस्तों, मैं एक चीज यहां बता देना चाहता हूं, जो ये चैप्टर है वो हमारे इतिहास, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का भी अंग होता है, साथ साथ में पॉलिटी का जो फर्स्ट चैप्टर उसका भी अंग होता है ये। ठीक है, तो मैंने जो यहाँ पर इस लेक्चर को बनाने का उद्देश्य मेरा जो है कि कोई भी प्रश्न दोनों ही सब्जेक्ट से लिया जाए तो इससे कंप्लीट हो जाए और आपके एक प्रश्न छूटने ना पाए। तो पहला जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो मैंने इसको क्या किया है, 1600 से उठाया है। कब से उठाया है? 1600 से उठाया है। The history I am going to begin with 1600 AD. This year was the year of formation of British East India Company. ठीक है, ये क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेशन का ईयर था। ठीक है, अब जब इसकी बात करते हैं तो यहां पर मैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहला पार्ट जो हमारा होगा यही होगा, फॉर्मेशन ऑफ, एक काम करता हूं मैं इधर से चालू करता हूं, ये देखिए, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज 1600 AD। ठीक है, इसे हम लोग शॉर्ट में BEIC भी लिखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी लिखते हैं। मैं इसको यहां लिख देता हूं BEIC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC।
that has been formed in 1600 AD. इसे 1600 AD में फॉर्म किया गया। जब ये फॉर्म किया गया था तो इस कंपनी में क्या हुआ था, लगभग 217 पार्टिसिपेंट्स थे। 217 पार्टिसिपेंट्स थे, ठीक। इसके साथ साथ में जो टोटल अमाउंट जो इसमें था 30,133 पाउंड। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट मैं आपको बता देता हूं कि उस समय इतिहास में फॉर्मेशन हुआ था, उस समय 217 लोगों ने मिलकर के इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन किया था विद द हेल्प ऑफ 30,133 पाउंड। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन बने? लॉर्ड मेयर। मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर दे रहा हूं, इससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। लॉर्ड मेयर वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। अब जब इसका फॉर्मेशन हो गया, इसके बाद क्या हुआ, इसमें एक काउंसिल बनाई गई। और काउंसिल में क्या हुआ, काउंसिल में प्रेसिडेंट, प्लस वाइस डेप्यूटी प्रेसिडेंट, ठीक है, प्लस 24 मेंबर, ठीक है। इसके अंदर 24 सदस्यों का एक समूह बनाया गया। और वो किस रूप में डिवाइड हुआ, देखिए ऐसा क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। COD क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, और ये क्या है, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, ठीक है। ये व्यवस्था बनी। इसके बाद में क्या हुआ, ये लोग ब्रिटिश में आए। अब चूंकि वो इतिहास का पार्ट है, उतना मैं नहीं डिटेल में जाऊंगा, बट आपको एक ब्रीफ दे देता हूं। यहां पर क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ। क्या हुआ, 1757 में। बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ये कब हुआ, 1765 में, ठीक है। इस ट्रीटी को साइन करने के पश्चात क्या हुआ, यहां पर जो डिवीजन ऑफ पावर था, जो डिवीजन ऑफ पावर था, यहां पर डिवीजन ऑफ पावर जो था वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जो रेवेन्यू था, राजस्व, वो क्या हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी BEIC ने अपने हाथ में ले लिया। यहां कहने का मतलब है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद the power has been divided into two parts. The first part was the revenue and which was essential for Britishers, क्योंकि उनको पैसे से ही लेने देना था, बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं था। तो क्या किया इन्होंने, the revenue part has been taken with himself। और दूसरा क्या था, निजामत, निजामत यानी कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट आता था। ये किसको दे दिया गया, बंगाल के गवर्नर ऑफ बंगाल, सॉरी ये किसको दे दिया गया, नवाब को, नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। ये हो गया पूरा का पूरा एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का फॉर्मेशन होता है और कैसे कैसे पार्टिसिपेंट होते हैं और फिर कैसे कैसे इसका एक डेवलपमेंट होता है। अब इसी के बाद ये जो
ईयर है, ये जो मैंने यहाँ पर बताया है डिवीजन ऑफ पावर, पावर का जो सेपरेशन हुआ था, दिस वाज द मोस्ट इसेंशियल थिंग्स व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पीरियड, राइट। तो इसी दौरान जो ये रेवेन्यू निजामत का दो अलग अलग सेपरेशन था, यही सबसे बड़ा बाद में जाके परेशानी होने लगी। ठीक, इसके लिए ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिशर्स को राजस्व के लिए परेशानी होने लगी और चाहते थे ये हमें और मिले, एंड भारतीयों को तो जो परेशानी हुई वो तो हुई। इसी के बाद से यहीं से क्या हो गया, हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग की प्रोसेस है, यहीं से आप मान के चलिए शुरुआत हो जाती है। ठीक, अब ये शुरुआत कैसे होती है? पहली चीज यहां पर वॉरेन हेस्टिंग्स, मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर बनते हैं, गवर्नर ऑफ बंगाल बनते हैं। वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर ऑफ बंगाल बनते हैं, और बनते ही क्या करते हैं, क्या कब बनते हैं, कब बनते हैं ये 1872 में। और बनने के बाद जो इनका मेन काम होता है, ये क्या होता है, इसी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को एबॉलिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। और समाप्त करके क्या करते हैं, पूरे के पूरे राइट्स अपने हाथ में। राइट्स कौन से, रेवेन्यू प्लस निजामत दोनों अपने हाथों में, रूल्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक व्यवस्था यहां पर बन जाती है। इसी 1872 के बाद जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को वॉरेन हेस्टिंग एबॉलिश कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, इसी के बाद क्या होता है, सारे के सारे जो पावर होते हैं, रेवेन्यू प्लस निजामत, वो इन्हीं के हाथों में, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला जाता है। जब ये डेवलपमेंट हो जाता है, इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को, यानी ब्रिटिश जो मोनार्की वहां बैठी हुई है इंग्लैंड में, लंदन में, उसको ये खबर पता चलती है कि ऐसा ऐसा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया है। तो यहीं से क्या होता है, यहीं से मोनार्की क्या करती है, वो कहती है कि भैया अब ऐसा करो, कुछ इनके लिए नियम बनाओ। और नियम बनाते हैं तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत में आता है। फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का ब्रिटिश मोनार्क के द्वारा लंदन में बैठ करके बनाया गया, उसको लेकर आते हैं। जब यह रेगुलेटिंग एक्ट बना था, उस समय कुछ डेवलपमेंट हुआ था। वो डेवलपमेंट क्या था, उस समय जो यहाँ के पीएम थे, कौन थे पीएम, ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ थे। कौन था, लॉर्ड नॉर्थ वहां के पीएम हुआ करते थे। मे बी ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकता है, व्हेन द रेगुलेटिंग एक्ट हैज बीन पास्ड, दैट टाइम हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। तो उसका आंसर क्या होगा, लॉर्ड नॉर्थ वाज द पीएम ऑफ ब्रिटेन व्हेन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हैज पास्ड। ठीक है, इसका मकसद क्या था, अब वो हम लोग आगे चीजों में देखेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट था, फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यही पूरा हो जाता है। ठीक, अब दूसरा जो पार्ट है, यहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC के अंतर्गत भारत, यानी कि जो अब ये पीरियड यहां पढ़ेंगे, वो सेकेंड पार्ट में यहां पर क्या पढ़ेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अंतर्गत जो भारत रहा है, कब से कब तक, 1773 से लेकर के 1853 तक।
ये जो पीरियड है आपका 1773 से 1853 का पूरा काल, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, खास कर ध्यान दीजिएगा, जो कंपनी है इस कंपनी रूल कहते थे ना हम लोग, कंपनी रूल वही कंपनी रूल इससे लेकर इसी तक आया। लेकिन आप सोच सकते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, भारत ने तो 47 को छोड़ा ब्रिटेन ने, है ना। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यही जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है, यही दो सेपरेशन है। थर्ड जो पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट यही बता रहा है यहां पर कि जो थर्ड वाला है उसमें क्या हुआ है, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में, अंडर ब्रिटिश क्राउन, अंडर ब्रिटिश क्राउन इंडिया, कब से लेकर के 1858 से लेकर के 1947 तक। अब आप देखिए यहां पर क्या हो गया, 1858 से लेकर के 1947 तक का पूरा काल ब्रिटेन, जो ब्रिटिश क्राउन थी उनके अंडर में चला गया। अब देखिए ये जो दो पार्ट है, एक है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कंपनी रूल, और दूसरा है क्राउन रूल। दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है, क्योंकि यहां तक 1853 तक क्या हुआ था, इवन जो 1858 तक की बात की जाए तो उसको ये जो 1853 लिखा है, इसका मतलब जो एक्ट आया था उसकी बात मैंने की यहां पर, वैसे रूल तो 1858 तक था ये, ठीक है। ठीक, ये जो रूल है यहां पर कंपनी ही सारे ऑर्डर अपने हिसाब से देती थी और अकॉर्डिंगली रेगुलेशन भारत में ये करती थी। लेकिन यहां क्या हो गया, जब 1857 का क्या हो गया, 18 बीच में एक काल आया 1857, वो था काल रिवोल्ट का। 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी, उस रिवोल्ट के बाद से क्या हो गया, चेंजेस किए गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये खबर पूरी तरीके से पता चल गई, कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम करने में कुछ ना कुछ ढंग के नियम नहीं पास कर पा रही, जिससे वहां की जनता में आक्रोश व्याप्त हो गया है। इसलिए कुछ हमें नया प्रयास करना चाहिए, और यहीं से क्या हो गया, ब्रिटिश मोनार्की की जो रूलिंग है वो डायरेक्ट रूप में, सीधे डायरेक्ट रूप में चालू हो गई। इसीलिए जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की जो शुरुआत की है, आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला क्या था, द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1600 से चालू होती है। 1600 के बाद से बहुत सारे उसने सैन्य अभियान चलाए, बहुत सारे भारत के पार्टों पे कब्जा किया, जिसमें से 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का ही बक्सर का युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध रहा है। 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ था, इलाहाबाद की ट्रीटी साइन की गई, और उस इलाहाबाद की ट्रीटी में क्या हुआ गया था, ब्रिटेन ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेवेन्यू, राजस्व जो इकट्ठा करने का मेन मकसद था वो अपने हाथ में रखा, और जो लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट था उसको निजामत यानी कि बंगाल के गवर्नर नवाब को दे दिया। ठीक, इसके बाद जब वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर बने, बंगाल के गवर्नर जनरल फिर बनाए गए, पूरे जो ब्रिटिश पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के सबके थे गवर्नर बनाए गए। इन्होंने क्या किया, आते से इलाहाबाद ट्रीटी को समाप्त कर दिया। इलाहाबाद ट्रीटी को समाप्त करने के बाद क्या होता है, ये जो निजामत की भी जो पावर थी वो भी अपने हाथ में रख ली, रेवेन्यू को तो थी। ठीक, तो दोनों पावर अब जब उनके हाथ में आ गई तो अब इन्होंने कहा अब हम पूरे अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्षेत्र पर रूल अच्छे से कर पाएंगे हम। इसी के बाद क्या होता है, ब्रिटिश क्राउन को खबर पता चल जाती है कैसा ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कर रही है। इसी के लिए क्या करती है, वहां पर एक रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आती है, जिसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो जो सेकेंड पार्ट हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, यही जो रूल हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1773 से लेकर के 1853 ऑलमोस्ट 1858 तक का, वो का पूरा यहाँ पढ़ने वाले हैं। उसके बाद यहाँ जो पूरा पार्ट है 1858 से 1947 तक का अंडर ब्रिटिश क्राउन पढ़ने वाले हैं। इसको मैं 58 ही कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है,
तो इस प्रकार से अब यहां पर अध्ययन करेंगे। देखिए सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहला। दूसरा जो है यही रेगुलेटिंग एक्ट, इसको रेगुलेटिंग एक्ट ना करके क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। फिर है इसी के जस्ट बाद पिट्स इंडिया एक्ट। ये कब आया, 1784 में आया, ठीक है। इसके बाद 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद नेक्स्ट जो आता है 1786 का एक्ट, एक्ट ऑफ 1786। ये महत्वपूर्ण एक्ट है 1786 का, तो कुछ चेंजेस के अंदर किए गए थे। फिर जो है नेक्स्ट क्या आता है, 1793 एक्ट, एक्ट ऑफ 1793। इसके बाद जो एक्ट आया है वो आया है 1813 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1830। इसके बाद फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। इसके बाद एक और चार्टर एक्ट आता है 1853 का, ठीक। इस प्रकार से क्या हो गया, पूरा का पूरा जो चार्टर एक्ट था हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 इन टोटल 8 जो एक्ट है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आए। अब इसके बाद जो नया आया है जिसको कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट फर्स्ट 1858। दूसरा जो इसके बाद दूसरा काउंसिल एक्ट आया वो कब आया, 1861 का, ठीक है। सेकेंड हो गया, ये हम लोग ब्रिटिश क्राउन के अंदर पढ़ रहे हैं चीजें, है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये जो चीजें हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1859 का, सॉरी 58 का, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का, इसके बाद 1873 का एक एक्ट आया बीच में, एक्ट ऑफ 1873। फिर 1873 के बाद 1876 का एक शाही उपाधि आई थी, ठीक है, 1876 का एक एक्ट आया। असल में ये जो एक्ट आए हैं इसमें अमेंडमेंट हुए थे, कुछ छोटे छोटे अमेंडमेंट किए गए थे, इसलिए ये एक्ट यहां पर स्टडी किया गया है। फिर है हमारा नेक्स्ट जो एक्ट बना है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का, ठीक। फिर है 6 इंडियन काउंसिल एक्ट 1913 का, फिर एक और आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 का। इस प्रकार से इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 तक का हम लोग पहुंच गए, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके बाद जो एक्ट आया 1935 में उसे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1935 में फिर जो नेक्स्ट आया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हो जाने के बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया। लास्ट जो था हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947।
ये इस प्रकार से हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री यहाँ पर पूरी पूरी कंप्लीट होती है। कैसे? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया मैंने कहाँ शुरुआत की? 1600 से शुरुआत की है। 1600 में क्या हुआ? कंपनी का फॉर्मेशन होता है, जहां 217 पार्टिसिपेंट्स 30,133 रुपए पाउंड के मदद से कंपनी चालू होती है, जहां लॉर्ड मेयर पहले इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जिसमें 24 मेंबर कोड ऑफ डायरेक्टर कोड ऑफ डायरेक्टर के हिसाब से बनते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट जो था, यहाँ पर 500 डॉलर सॉरी पाउंड 500 पाउंड की मिनिमम जो पार्टिसिपेटिव राशि रखी गई थी, वो 500 पाउंड यहाँ रखी गई थी। इस प्रकार से यहाँ पर कंपनी का फॉर्मेशन हो जाता है। जब ये कंपनी फॉर्म की गई थी, मैंने बताया आपको, उसमें लॉर्ड नॉर्थ, जब ये यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, पहले बैटल ऑफ प्लासी होता है 57 में, 64 में बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, डिवीजन ऑफ रूल, फिर जो इलाहाबाद ट्रीटी का एबॉलिशन होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट पहला आता है 1773 से। इसी 1773 से 1858 तक का जो रूल है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कहलाता है, जिसमें 8 प्रकार के ऐसे चार्टर एक्ट आए हैं। ठीक है, कंपनी को रूल करने के लिए आए थे। अब इसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट रूलिंग जो ब्रिटिश क्राउन के तहत होती है, वो 1858 से चालू होती है, जो कि 9 एक्ट इस प्रकार से आते हैं, और आखिरी में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का आकर के ये समाप्त होता है। और इसके बाद से भारत का अपना संविधान बन जाता है। वहां से हमारी शुरुआत हमारे बनाए हुए संविधान के द्वारा होती है। तो ये फर्स्ट मेरा लेक्चर है। इसके बाद हम लोग आगे एक एक रेगुलेटिंग एक्ट को समझते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।